सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा, सवाल ये है कि क्या वो पूरा कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कितना तक कर पाएंगे, और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो बिहार के लिए कितना भला है या फिर इस देश के लिए वो चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण होंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार का चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए बहुत भारी बहुमत से ये चुनाव जीत चुकी है। बात करते हैं मैनिफेस्टो के ऊपर। जितनी पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी थी सभी ने अपने अपने मैनिफेस्टो लेकर आई थी, संकल्प पत्र लेके आई थी कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे, हम जीतेंगे तो वो करेंगे। तो हम और किसी पर चर्चा नहीं करेंगे, हम चर्चा करते हैं आज एनडीए के संकल्प पत्र पर, मैनिफेस्टो पर। और सवाल ये नहीं है कि मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा, सवाल ये है कि क्या वो पूरा कर पाएंगे, और अगर कर पाएंगे तो कितना तक कर पाएंगे, और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो वो बिहार के लिए कितना भला है या फिर इस देश के लिए वो चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण होंगी। तो इसी सारी चीज़ों पर हालांकि बहुत सारे लोग चुनावी संकल्प को समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोगों को पता होता है कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, छोटी मोटी चीज़ें, लेकिन उनके मायने क्या है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ें बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सारी चीज़ें जितने भी अभी तक संकल्प पत्र में जो भी उन्होंने अपना संकल्प लिया था, मैनिफेस्टो में दिखाया था कि हम ये करेंगे जीतने के बाद, और हर एक बिहार के युवा और हर एक बिहारी को सवाल उठाना ये जायज़ है, उसका हक है कि जो उन्होंने वादे किए थे, जो भी वायदे किए थे, क्या वो पूरे कर पाएंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, और कितना करेंगे, और कितना वायदा पूरा कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे आपका हक है बोलना और आपका हक है जानना। तो उसी के बाद हम करेंगे। देखिए, बिहार इलेक्शन, बिहार का 2025 से 2035 का 10 साल का इनका टारगेट है कि 10 साल में बिहार को वो लोग कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे। इसके लिए संकल्प पत्र की अगर हम बात करें कि जो भी संकल्प पत्र था उसमें इन्होंने क्या क्या कहा था, हम एक बार इन सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी व बेरोजगार, यानी कि, और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण, 100 एमएसएमई पार्क व 50,000 से अधिक कुटीर उद्यम, डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि होगी। 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेंगी करोड़पति। इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आपके ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम एक एक मुद्दे पर बात करेंगे, एक एक संकल्प पत्र जो उन्होंने अपने वायदे किए हैं, हर एक वायदे का हम लोग विश्लेषण करेंगे और उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं वित्तीय गणित। क्या राज्य का बजट इसे झेल सकता है? किस चीज को? जो उन्होंने बोला, पहला सरकारी नौकरी, 1 करोड़ प्लस सरकारी नौकरी, तो वो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, बिहार का वार्षिक बजट जो है वो करीबन 2.7 लाख करोड़ रुपए का है। 2.7 लाख करोड़ रुपए का बिहार का वार्षिक बजट है। इसमें से लगभग 60,000 करोड़ 25% सिर्फ वेतन और पेंशन पर खर्च होते हैं। ठीक है और अगर 1 करोड़ नए कर्मचारी को जोड़ दिया जाए तो वेतन आय बढ़कर 6 से 7 लाख करोड़ वर्ष से ज़्यादा हो जाएगा। यानी बजट का आकार से 2 से 3 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अब समझिएगा इस बात को कि जैसे कि तेजस्वी यादव ने बोला था कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, ये कभी पूरा नहीं होने वाला था। वो असल में जुमला था, असल में बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का राजद का जुमला था कि वो हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, या जो भी कमिटमेंट था वो पूरा नहीं होता। इनफैक्ट अगर एनडीए कह रही है कि हम हर 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। आपके सामने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। वार्षिक बजट बिहार का सिर्फ 2.7 लाख करोड़ है। इसमें से 60,000 करोड़ सिर्फ 25% सिर्फ वेतन और पेंशन पर खर्च होते हैं, जो कि बिहार के लोगों को दिया जाता है। 1 करोड़ नए कर्मचारी को अगर जोड़ दिया जाए तो ये जो बजट है ये पहुंच जाता है 6 से 7 लाख करोड़ रुपए, जो कि वार्षिक बजट जो बिहार का जो वार्षिक बजट है उससे कहीं ज्यादा है। ये नहीं हो सकता। अब देखिए, जो एक राज्य सरकार के लिए लगभग असंभव है जब तक कि केंद्र से बहुत बड़ा अनुदान न मिले या निजी क्षेत्र के सहयोग से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो है वो न बनाया जाए। मतलब साफ है, क्या अगर 1 करोड़ नौकरियां
को केवल सरकारी दफ्तर की नौकरी न माने बल्कि सरकार द्वारा समर्थित रोजगार के रूप में देखे तो यह संभव हो सकता है। मतलब एनडीए शायद ये नहीं कह रही है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकारी नौकरी ही देंगे, उन्होंने कहा 1 करोड़ से ज़्यादा रोजगार पैदा करेंगे, नौकरी देंगे। ये पॉसिबल है कि वो लोग अलग अलग, अब इन सारी चीज़ों को अलग से विश्लेषण करके हम सारा निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बट मैं छोटे छोटे पार्ट में एक पार्ट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि बिहार में जो 1 करोड़ प्लस नौकरी की बात की जा रही है उसमें ये संभावना है कि ये लोग सरकारी नौकरी तो देंगे, लेकिन नौकरी का मतलब कि सरकार द्वारा समर्थित रोजगार, ऐसे ऐसे एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, ऐसे ऐसे फैक्ट्री बैठ सकती है या कुछ ऐसा सिस्टम ये लोग बनाएंगे जिससे कि रोजगार पैदा हो, लोगों को रोजगार मिले या लोगों को नौकरियां मिले, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट जो इन्होंने नौकरी से संबंधित बोला था। अगर हम बात करें दूसरा कि हर जिले में मेगा स्किल सेंटर को खोलना, ठीक है। मेगा स्किल सेंटर का मतलब है ऐसा बड़ा प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग हब, जहां एक ही जगह पर 1000 से 5000 युवाओं को एक साथ प्रैक्टिकल और डिजिटल स्किल ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है। मेगा स्किल सेंटर, हालांकि ये तो लोगों को पता है, आपको भी पता है, बहुत सारे लोगों को पता है कि गवर्नमेंट, ये एनडीए ने बोला कि हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर खुलेगा, लेकिन उसका मतलब क्या है, उसके क्या मायने हैं। तो 1000 से 5000 युवाओं को जहां एक साथ प्रैक्टिकल और डिजिटल स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, दी जा सके, ऐसे ट्रेनिंग हब को, प्रशिक्षण केंद्र को हम लोग मेगा स्किल सेंटर बोल सकते हैं। क्लियर। अब यदि यह कोई सामान्य आईटीआई या पॉलिटेक्निक नहीं होता बल्कि एक मॉडर्न एम्प्लॉयबिलिटी फैक्ट्री की तरह काम करता है, क्या क्या फीचर्स होगा, हाईटेक लैब्स जैसे एआई, रोबोटिक्स, ईवी, सोलर, ड्रोन, डेटा एंट्री, ईटीसी, ठीक है। स्किल ट्रेनर्स, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट कोलैबोरेशन के लिए ये चीजें हो सकती हैं। प्लेसमेंट टाइप्स विद कंपनीज, कंपनी के साथ प्लेसमेंट टाइप्स होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो स्किल सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स सीखेंगे उन लोगों को ये लोग प्लेसमेंट भी दिलवाएंगे, इस बात की ये लोग गारंटी दे रहे हैं। क्लियर। इसके बाद सर्टिफिकेशन बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, एनएसडीसी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हाइब्रिड ट्रेनिंग सिस्टम ये लोग बैठाएंगे। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये लोग बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जो अगर ये चीजें हो जाती हैं ये बिहार के लिए बहुत अच्छा है। बिहार स्पोर्ट्स सिटी प्रमंडलों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, याद रखिएगा इन्होंने एक वर्ड दिया है, सेंटेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये लोग खोलना चाहते हैं, ठीक है। कहां पर, बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडलों में, ठीक है, खेलों के लिए है, याद रखिएगा खेलों के लिए है। तो अब बात करते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या होता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीओई का मतलब होता है एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग और डेवलपमेंट हब जहां किसी खास क्षेत्र जैसे क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल, शूटिंग, बॉक्सिंग, ईटीसी में देश स्तरीय खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या हो सकता है, बिहार के नजरिए से देखा जाए तो इसका मतलब होगा कि हर प्रमंडल, ठीक है, और स्पोर्ट्स सिटी जैसे गया हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, में एक डेडिकेटेड खेल केंद्र बनेगा जहां बिहार के टैलेंटेड खिलाड़ियों को कोचिंग, पोषण, साइंस, ठीक है, एक्सपोजर और इंफ्रास्ट्रक्चर सब एक ही जगह पर मिलेगा। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये लोग खोलना जो चाहते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि खेलों के माध्यम से भी बिहार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, जो कि एनडीए गवर्नमेंट कह रही है। अब ये कितना पूरा करेंगे, इस पे काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप सभी का हक है पूछना, और ये पूछना जायज भी है। आज बिहार के यूथ के पास एनर्जी तो है पर डायरेक्शन नहीं, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उन्हें डायरेक्शन, डिसिप्लिन और ड्रीम, ये तीनों चीज़ें देगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि एनडीए ये इन चीज़ों के लिए आगे बढ़कर आई है और ये खुद बोल रही है, ये काम करेंगे, और उम्मीद है कि इनको ये काम करना भी चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वायदा क्या था, हर जिले में फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क का निर्माण। इसका उद्देश्य क्या है, हर जिले में फैक्ट्री और निवेश का माहौल बनाना ताकि बिहार जॉब सेंटर से जॉब क्रिएटर स्टेट बन जाए। जॉब सेंटर का मतलब क्या हो गया, बिहार से लोग बाहर नौकरी करने जाते थे, तो यहाँ पर अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो बिहार से बाहर किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको जॉब क्रिएटर बिहार खुद बनेगा, यानी कि बिहार में ही लोग नौकरियां करेंगे। इनफैक्ट ऐसी भी सिचुएशन आएगी कि लोग बिहार में नौकरी करने आएंगे, और ये बहुत अच्छी बात है और इसको इन पर
मतलब इन लोगों को इस पर काम करना भी चाहिए। अब मुख्य बिंदु क्या क्या है, हर जिले में कम से कम 10 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स और या फिर इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे। हर पार्क में छोटे बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एमएसएमईज, एग्रो इंडस्ट्रीज और लॉजिस्टिक्स हब्स होंगे, यानी कि हर जिले में मिनी इंडस्ट्रियल सिटी तैयार होंगी। अब कहने का मतलब यह है कि हर जिले में, ठीक है, हर जिले में, देखिए हर जिले में ये लोग हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके की चीज़ें बनाने वाले हैं। एक पार्क बनाएंगे या जो कुछ भी हो, जहां पर इस तरीके से मैं जॉब क्रिएट करने वाली संस्थाएं बनेंगी, जहां पर जॉब होगा, चाहे वो इंडस्ट्री बैठे, फैक्ट्री बैठे, जो भी हो, ये इनका टारगेट है और ये एक अच्छी सोच भी है। जैसे अब रियल एग्जांपल में क्या है, गुजरात में जीआईडीसी इंडस्ट्रियल एस्टेट ने हर जिले में 10+ औद्योगिक क्षेत्र बनाए। आज 1 करोड़ नौकरियां जो है वहां पर है गुजरात के अंदर इसी मॉडल के थ्रू। तमिलनाडु में SIPCOT इंडस्ट्रियल पार्क्स ने हर जिले में MSME क्लस्टर बनाए और बिहार अब वही मॉडल मेड इन बिहार बिल्ट बाय बिहार के रूप में दोहराया जाएगा। याद रखिएगा, मेड इन बिहार बिल्ट बाय बिहार, ये एक अच्छा स्लोगन है और इस पर काम करना चाहिए और उम्मीद है कि ये नई गवर्नमेंट जो है इस पर काम करेगी। हर जिले में फैक्ट्री का मतलब है हर परिवार में एक रोजगार और हर गांव में एक उम्मीद। और अगर ऐसा होता है तो बिहार के यूथ के लिए ये एक एक्सेलरेटर का काम करेगा और ये बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए खुश हूँ कि ये चीज़ें कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर काम करने के बारे में सोच रही है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, 100 MSME पार्क व 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग। ठीक है, MSME और कुटीर उद्योग ये क्या होते हैं? MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये छोटे और मध्यम स्तर के व्यवसाय होते हैं, जैसे मखाना प्रोसेसिंग, शहद यूनिट, हैंडलूम, डेयरी, फर्नीचर, फूड पैकेजिंग आदि। कुटीर उद्योग ये क्या है? ठीक है, ये बहुत छोटे पैमाने पर चलने वाले स्थानीय उद्योग है जो आमतौर पर गांव या घर के स्तर पर चलते हैं। याद रखिएगा, जैसे अचार हो गया, अगरबत्ती हो गया, हर्बल साबुन हो गया, बांस हो गया, बांस का उत्पादन, जूट बैग, मिट्टी के बर्तन इत्यादि। हर जिले और हर ब्लॉक में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार देना, बिहार को मेड इन बिहार सोल्ड टू इंडिया की दिशा में ले जाना। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अगर ये टारगेट लेकर चलते हैं कि मेड इन बिहार सोल्ड टू इंडिया, ये अगर दिशा में जाएंगे तो बहुत अच्छा है बिहार के लिए। टारगेट क्या है? 100 नए MSME पार्क, 50,000 से ज्यादा कुटीर उद्योग, अगले 5 सालों में लगभग 25 लाख नए रोजगार। अगर ये सिचुएशन होती है तो सिर्फ इसके थ्रू अगले 5 सालों में 25 लाख प्लस रोजगार ये लोग उत्पन्न कर देंगे बिहार के अंदर, अगर ये सिचुएशन होती है तो, जो कि होना भी चाहिए। जैसी चीजें मैंने बताया, जैसे कि मैं खुद अभी मखाना प्रोसेसिंग और मखाना के फैक्ट्रीज के ऊपर काम कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं खुद लगा हुआ हूं और मैं उम्मीद कर रहा था अगर ये बिहार में जिस तरीके से चीजें हो रही हैं तो मैं खुद बिहार में फैक्ट्री खोलने के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार के लिए वेल एंड गुड है और ये चीजें यूथ और बिहार के महिलाओं के लिए उनके सपनों का एक बेस कैंप होगा, ये याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं डिफेंस कॉरिडोर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित करेंगे। यानी कि डिफेंस कॉरिडोर का मतलब हो गया एक ऐसा क्षेत्र जहां रक्षा उपकरण, मिसाइल्स, ड्रोन्स, वेपन्स, सेंसर्स एंड रडार सिस्टम्स की डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई के लिए कई डिफेंस कंपनीज एक साथ काम करती है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसकी उम्मीद मुझे शायद अभी फिलहाल के लिए नहीं लग रहा है कि शायद ये ऐसा कर पाएं, बट अगर ये ऐसा सोच रहे हैं, मतलब मैं इतना कह रहा हूं कि मैंने इनका पूरा संकल्प पत्र पढ़ा और अगर जो संकल्प इन्होंने अगले 10 साल तक के लिए लिया है टारगेट, अगर इस पर इन्होंने काम कर दिया तो बिहार भारत का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जो अपने आप में समर्थवान होगा कि वो किसी भी प्रकार के लोगों को वहां पर नौकरी के लिए बुला सकता है। शायद अगर ये ऐसा हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार से किसी भी एक युवा को कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ कमाने के लिए या रोजी रोजगार के लिए, परिवार चलाने के लिए। आगे आगे सारी चीजों को हम लोग देखते जाएंगे। भारत में अभी 2 डिफेंस कॉरिडोर्स हैं। तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है, चेन्नई
और कोयम्बटूर का बेल्ट जो है। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ, कानपुर और झांसी, आगरा बेल्ट में है। अब तीसरा डिफेंस कॉरिडोर प्रस्तावित है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल बेल्ट में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल तीनों चीज़ों के लिए। देखते हैं ये इस पर कितना काम कर रहे हैं, और अगर ये ऐसा हो जाता है तो बिहार पहली बार जॉब के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाएगा। अब देखिए सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क का क्या है सिस्टम। सेमीकंडक्टर्स वो माइक्रोचिप्स है जो हर मोबाइल, लैपटॉप, वाहन, मशीन, उपग्रह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में लगती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आज भारत इनका 90% आयात करता है। एनडीए का क्या लक्ष्य है? बिहार में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क स्थापित कर देश की टेक मैन्युफैक्चरिंग चेन को मजबूत करना। यह पार्क एक तरह का सिलिकॉन वैली हब जैसा है जहां माइक्रोचिप्स डिजाइन, फैब्रिकेशन, पैकेजिंग और टेस्टिंग यूनिट्स लगेंगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार की तो बल्ले बल्ले है, और हमें गर्व होगा कि हम एक बिहारी हैं और हम बिहार से हैं। अभी भी है गर्व, तो अभी भी है। अभी भी मैं बिल्कुल सीना तान कर बोलता हूँ मैं बिहारी हूँ और बिहार पर मुझे गर्व है। अब क्या बोला जाए, लेकिन हाँ, अब बिहार को आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है बिहार का जो स्वर्णिम समय है वो अब शुरू हो चुका है। अब शुरू हो चुका है। अगले 10 साल में बिहार एक अच्छी खासी जगह पर पहुंच जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें हम क्या चीजें देख रहे हैं कि रियल एग्जाम्पल से समझिए। थोड़ा सा सेमीकंडक्टर का जो रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर ने सिर्फ 4 साल में 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट साइन किए। गुजरात सेमीकंडक्टर मिशन धोलेरा में फॉक्सकॉन और माइक्रोन जैसी कंपनियां लगी। अगर बिहार इस मॉडल को अपनाता है तो पटना गया बेल्ट ईस्ट इंडिया का टेक्नोलॉजी कॉरिडोर बन सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं महिला रोजगार योजना से महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान करना। ठीक है, महिला रोजगार योजना से महिलाओं को, यह योजना बिहार की महिलाओं को स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वित्तीय सहायता 2 लाख तक देने की है। मतलब ये नहीं है कि किसी को बिहार के, जैसे कि लोगों ने बोला चलते हैं, हर किसी को होता है मन में यार फ्री में पैसे बट रहे, नहीं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि 2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। ऐसे ही किसी को 2 लाख रुपए गवर्नमेंट नहीं देने वाली है। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। इसका मुख्य उद्देश्य है गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ताकि वे घर से ही छोटा व्यवसाय शुरू कर सके। आई बात समझ में? इसके लिए ये लोग 2 लाख तक की सहायता राशि प्रदान करने वाले हैं। इसे बिहार सरकार के महिला विकास निगम WDC और जिला उद्योग केंद्र DIC के माध्यम से लागू किया जाएगा। वित्तीय मॉडल क्या होगा? 2 लाख में से, याद रखिएगा, अगर 2 लाख देते हैं, मतलब गवर्नमेंट देती है, तो 1 लाख अनुदान होगा, ग्रांट होगा, जिसे लौटाना नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपया, कोई भी महिला बिहार की अगर 2 लाख रुपए लोन लेती है गवर्नमेंट से, इसके तहत महिला रोजगार के, तो 1 लाख रुपए का अनुदान होगा। मतलब 1 लाख रुपया उन्हें लौटाने की जरूरत नहीं है। बट बाकी का बचा 1 लाख रुपए जो है वो ब्याज मुक्त ऋण होगा। उसमें आपको कोई भी ब्याज नहीं लगेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिसे अगले 3 से 5 साल में आपको लौटाना होगा। गवर्नमेंट को अगले 3 से 5 साल में उन्हें लौटाना होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। 2 लाख रुपए में से 1 लाख रुपया तो माफी हो गया, 1 लाख रुपए आपको अगले 5 साल में लौटाना है। ये बहुत अच्छी बात है, और इससे कोई भी महिला एक अपना बिजनेस, एक अपना छोटा व्यवसाय खोल सकती है। ये एनडीए की एक बहुत अच्छी पहुंच, मतलब संकल्प है, और ये उनको करना चाहिए। करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके ऊपर हमें हमेशा इस पर बात करती रहनी होनी चाहिए। क्योंकि जब महिलाएं कमाने लगती हैं तो सिर्फ उनका घर नहीं, पूरा समाज आत्मनिर्भर बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। लखपति दीदी एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य बिहार की गरीब और ग्रामीण महिलाओं को इतना सशक्त बनाना कि वे साल में 1 लाख या उससे अधिक की आमदनी कमा सकें। यानी हर महिला के लिए गरीबी से आत्मनिर्भरता तक पहुंचने का रास्ता तैयार करना। इस 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। लखपति दीदी योजना का टारगेट यही है। ठीक है, यह योजना जीविका, ठीक है, मॉडल पर आधारित है, जो पहले से बिहार में लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, के माध्यम से काम कर रही है। अन्य राज्यों से उदाहरण अगर देखा जाए
तो उड़ीसा मिशन शक्ति 70 लाख महिलाएं 1 लाख प्लस सालाना कमा रही हैं और यही टारगेट यहां पर भी बिहार के लिए है। यूपी में लखपति दीदी स्कीम चल रहा है जहां पर 2022 में लॉन्च हुई, अब तक 1.2 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। बिहार में इसी मॉडल पर अब 1 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना की जा रही है और ये भी एक अच्छा पहुंच है एनडीए गवर्नमेंट की और ये इनको बहुत जल्द लागू करना चाहिए। जब महिला अर्निंग शुरू करती है तब पूरा परिवार सोच बदल देता है और जब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेंगी तब बिहार की किस्मत बदल जाएगी। मिशन करोड़पति के माध्यम से महिला उद्यमी बनेंगी करोड़पति। ये भी जो इससे पहले वाला था, इससे 2 पहले वाला, उसी का एक नेक्स्ट वर्जन है। अब इसका मिशन क्या है कि मिशन करोड़पति एक एम्बिशियस योजना है जिसका उद्देश्य है बिहार की प्रतिभाशाली और सफल महिला उद्यमियों को करोड़ों रुपए की स्केलिंग और ब्रांडिंग सहायता देना ताकि वे छोटे कारोबार से बड़े उद्योग तक पहुंच सके। छोटे कारोबार से बड़े उद्योग तक पहुंच सके, आप समझ रहे हो, जो छोटे छोटे एमएसएमई करके या मतलब महिला रोजगार वाली योजना के तहत जब वो काम करना शुरू करेंगी तो उनको ब्रांडिंग मिलेगा, इस तरीके से उनको सहायता मिलेगी और फिर वो बन सकती हैं मिशन करोड़पति में आकर ये और भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती हैं, डेवलप करेंगी ताकि वो करोड़पति के श्रेणी में आ सके। बहुत अच्छी योजना है, इसको उनको अमल करना चाहिए। सरल शब्दों में अगर कहें तो यह लखपति दीदी योजना का अगला स्तर एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है, जहां महिलाएं केवल आत्मनिर्भर नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएटर और जॉब गिवर बनेंगी। रियल एग्जांपल से समझिए, ओडिशा मिशन शक्ति एंटरप्रेन्योर्स के 1 लाख महिलाएं 1 करोड़ प्लस टर्नओवर तक पहुंची हैं। याद रखिएगा, उड़ीसा के अंदर यूपी स्टार्टअप स्कीम के तहत 12% वुमेन फाउंडर्स करोड़ प्लस लेवल में पहुंच चुकी हैं, करोड़ के लेवल में। मतलब अच्छी चीज है। गवर्नमेंट अगर आपको पुश कर रही है कि भाई आप काम करो, लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई हमें नौकरी करनी है। बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई, बिहार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि सरकार नौकरी कही थी कि हम 2 लाख नौकरियां देंगे, कहाँ है नौकरी? भाई सरकार आपको अलग अलग योजनाओं के तहत आपको अपना बिजनेस बनाने के लिए भी कह रही है, आप उस पर तो फोकस ही नहीं कर रहे। हर जगह सरकारी नौकरी और हर जगह गवर्नमेंट नौकरी आपको नहीं देगी, आपको खुद भी काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट यहाँ पर ये बहुत अच्छा पहल है, ठीक है, कि अगर ये सारा सिस्टम चल रहा है तो इसके तहत कोई भी करोड़पति बन सकता है काम करके। बिना काम किए तो कुछ नहीं हो सकता। बिहार जीविका क्लस्टर, पहले से कई महिलाएं 10 से 15 लाख सालाना कमा रही हैं। मिशन करोड़पति इन्हें 1 करोड़ प्लस स्केल तक लेके जाएगा और ये बहुत अच्छी चीज भी होंगी। अब देखिए, किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए की सहायता राशि की जा रही है। यानी कि यह योजना केंद्र सरकार की प्रसिद्ध योजना पीएम किसान सम्मान निधि का अपग्रेडेड वर्जन होगा। वर्तमान में इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो है 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब एनडीए ने वादा किया है कि बिहार में किसानों को यह राशि जो है वो 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाएगी। यानी अब हर किसान को साल में 3 की बजाय 4 या 5 किस्तों में 9,000 रुपए की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेंगी। बिहार के संदर्भ में अगर हम देखें तो क्या है इसका मतलब, तो बिहार में लगभग 1.8 करोड़ किसान परिवार हैं, जिनमें से करीब 90% छोटे और सीमांत किसान हैं, ठीक है। यानी लगभग 16,000 से लेकर 18,000 करोड़, ठीक है, सालाना बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सीधे जाएंगे। याद रखिएगा, देखिए सिस्टम को समझिए। सिस्टम क्या कहता है कि 16,000 से लेकर 18,000 करोड़ रुपए सालाना बिहार के किसानों के खातों में जाएंगे और ये पैसा क्या होगा, अब समझिएगा, ठीक है। सालाना बिहार के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जाएंगे, ग्रामीण गांवों की अर्थव्यवस्था में जाएंगे। यह राज्य की ग्रामीण जीडीपी को तेजी से बढ़ा सकता है क्योंकि ये पैसा सीधे गांवों में घूमेगा। अब कैसे घूमेगा, तो अब किसान क्या करेंगे, हो सकता है कि बीज की दुकानों पे खर्चा करे, मंडियों में खर्चा करे, खाद बीज एजेंसियों में खर्चा करे या स्थानीय व्यापार में खर्चा करे। तो पैसा क्या होगा, आएगा बाहर से तो रह जाएगा बिहार में और बिहार की जीडीपी ग्रोथ करेगी। ये एक बहुत अच्छा चीज है और ये होना भी चाहिए। और ये पैसे, ये
जो 6,000 से 9,000 रुपए जो है हर साल लोगों के, किसानों के खातों में जो जा रहे हैं, तो किसानों की अर्थव्यवस्था थोड़ी मजबूत होगी। जब किसान मजबूत होगा तो बिहार की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, मत्स्य पालकों को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 की सहायता राशि इनको भी किया गया। वर्तमान में बिहार सरकार मत्स्य विकास योजना सहायता योजना के तहत हर वर्ष मछली पालकों को 4,500 की आर्थिक सहायता राशि देती है। अब एनडीए ने वादा किया है कि इस राशि को 4,500 से बढ़ाकर 9,000 प्रति वर्ष कर दिया जाएगा, यानी मछली पालकों की आमदनी दोगुनी सहायता से बढ़ेगी। इस राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे बैंक खाते में जाएगी। बिहार में मत्स्य पालन की स्थिति क्या है? बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य है। फिलहाल में लगभग 25 लाख लोग सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े हुए हैं। राज्य का वार्षिक मत्स्य उत्पादन 7 लाख टन से अधिक है। याद रखिएगा, प्रमुख जिले कौन कौन है बिहार में मत्स्य पालन में? दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्णिया हो गया, समस्तीपुर, गया और नालंदा। अब लक्ष्य क्या है? 2030 तक बिहार को फिश एक्सपोर्ट स्टेट बनाना। जब और लोगों की हाथ मजबूत होंगे, जब पैसे आएंगे, उनके घर की इकोनॉमी भी ग्रोथ होगी, उनका हाथ मजबूत होगा, वो इस सेक्टर में और पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो बिहार जो होगा आने वाले समय में एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बन सकता है फिश का। तो ये इसकी पहल है और ये अच्छी चीज है। एनडीए गवर्नमेंट की सोच फिलहाल तो अच्छी दिखाई दे रही है। अब ये इस पर काम करते हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। अब देखते हैं एमएसपी की गारंटी सभी फसलों के लिए, जो नेक्स्ट एनडीए का वायदा है। इसमें एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो क्या होगा? वह दाम जो सरकार किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देती है। न्यूनतम मूल्य कम से कम, ठीक है, भले ही बाजार में कीमत कम क्यों ना, हम मार्केट में चाहे कितनी भी कीमत कम हो, लेकिन फिर भी उनका जो एमएसपी रेट फिक्स हो जाएगा, उसके नीचे उनको इस माल को बेचने की जरूरत, फसल को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी भारत में केवल 23 फसलों के लिए एमएसपी तय है, जैसे गेहूं है, धान है, मक्का है, दालें हैं, तिलहन है, गन्ना है, इन सारी चीजों पर। लेकिन बिहार में समस्या यह है कि एमएसपी पर सीधी खरीद बहुत सीमित है और धान और गेहूं के अलावा बाकी फसलों का एमएसपी सिर्फ कागज पर रहता है और यह कागज से हटाकर इसको धरातल पर लेके आने का जो टारगेट है वो एनडीए गवर्नमेंट का है। जैसे गेहूं और धान ही नहीं बल्कि मक्का, मूंग, अरहर, सरसों, सब्जियां और बागवानी उत्पादन भी एमएसपी सुरक्षा में आएंगे। सरकार हर जिले में एमएसपी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स खोलेगी और किसान को फसल बेचने के 72 घंटे के अंदर जो है उनको भुगतान इसका दे दिया जाएगा एमएसपी का। तो हर किसी के लिए सोच के मतलब चाहे भले छोटे से छोटे किसान से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन तक के लिए यहाँ पर काम है। स्टूडेंट हो, नौकरी करने वाले हों, हर किसी के लिए सोच के चली है। एनडीए की सोच अच्छी है, बशर्ते अगर इन्होंने काम कर दिया तो बिहार अपने आप में एक बिहार होगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश करने वाली है एनडीए सरकार। अब वो करेगी या कराएगी वो अलग चीज है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है खेती से जुड़ी वो सारी सुविधाएं जो किसानों को उत्पादन से लेकर बिक्री तक मदद करती है। इसमें शामिल क्या क्या है? फसल भंडारण, ठीक है, इसके बाद कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, सिंचाई और माइक्रो ड्रिप सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक हब, एग्री टेक सेंटर और डिजिटल मार्केट, ग्रामीण मंडियां और किसान सेवा केंद्र। ये सारा चीज ये लोग इस पे काम करने वाले हैं, यानी खेती से मंडी तक का पूरा सिस्टम आधुनिक बनाना, ये टारगेट है एनडीए गवर्नमेंट का। बिहार की 76% आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन फसल के बाद नुकसान, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो करीब 12,000 करोड़ जो है वो हर वर्ष है। हर साल जो है सालाना 12,000 करोड़ रुपए का इनका नुकसान भी होता है फसल में। कोल्ड स्टोरेज की कमी से हर साल 25 से 30% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। अगर 1 लाख करोड़ का निवेश हो गया तो यह नुकसान लगभग 70% तक कम किया जा सकता है। तो ये एक टारगेट है और अच्छी है। अब हम लोग थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हर अनुमंडल में एससी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय।
अब क्या है, इस योजना के तहत बिहार सरकार का लक्ष्य है राज्य के हर अनुमंडल, ठीक है, सब डिवीजन में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के लिए आधुनिक, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवासीय विद्यालय, रेसिडेंशियल स्कूल स्थापित करना। तो छोटे लोगों के लिए भी ये चीजें हैं और बहुत अच्छी चीज है, ये करना बहुत जरूरी है। अब फिलहाल बिहार में 101 अनुमंडल है, याद रखिएगा, बिहार में फिलहाल 101 अनुमंडल है। इसका मतलब है कि हर अनुमंडल में 1 SC रेसिडेंशियल स्कूल यानी कि 100+ नए विद्यालयों का निर्माण करना, ये टारगेट होगा। अब हमें देखना है, वॉच करना है कि एनडीए गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कितना बना, नहीं बना, कब से शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, इन चीज़ों पर फोकस रखना हम सभी का काम है। इसका असर SC छात्रों की शिक्षा दर 70% से बढ़कर 90% तक जा सकती है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्रामीण प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और बिहार में इंक्लूसिव डेवलपमेंट की नई पहचान बनेगी। अब है नेक्स्ट, उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह 2000 रुपये का सहायता या फिर जो भी हो आप समझिए। यह योजना क्या है, यह योजना बिहार सरकार के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्लस मंथली असिस्टेंस ग्रांट का एक विस्तारित और उन्नत संस्करण है। वर्तमान में SC ST विद्यार्थियों को केवल ट्यूशन फीस व हॉस्पिटल फीस की सहायता मिलती है, लेकिन इस नई योजना के तहत सभी SC वर्ग के कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों को 2000 रुपये प्रति माह यानी कि 24,000 रुपया सालाना की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीधे तौर पे पढ़ने वाले लोगों को 24,000 रुपये यानी 2,000 रुपये हर महीना उनको सहायता दिया जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए गवर्नमेंट को शुक्रिया भी करना चाहिए, ये चीज़ें ये लोग अगर कर रहे हैं। यह राशि सीधे छात्र के बैंक खाते में डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएंगी। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, जब हर SC छात्र शिक्षा में समान अवसर मिलेगा तब बिहार की सामाजिक प्रगति पूरी होगी। असर क्या होगा, शिक्षा दर अभी कितना है 65%, बढ़ कितना जाएगा 90% तक ग्रोथ हो सकता है। रोजगार दर में 25% का सुधार होगा। समाज में आत्मसम्मान और समानता की जो है भावना मजबूत होगी। अब नेक्स्ट है EBC वर्ग की जातियों को 10 लाख तक की सहायता, ठीक है, EBC के लिए। यानी कि इस योजना के तहत बिहार सरकार यह प्रस्ताव रखती है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC की जातियों को 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने व्यवसाय, शिक्षा या रोजगार से जुड़ी योजनाओं को शुरू कर सके। यह सहायता 2 रूपों में दी जाएगी। 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन होगा, और 5 लाख तक की अनुदान राशि सब्सिडी या ग्रांट होगा। यानी कि पात्र व्यक्ति को कुल 10 लाख तक की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। योजना क्या है और मुख्य मकसद, EBC समाज को सरकारी नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय स्वरोजगार, याद रखिएगा, स्वरोजगार और उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना। यानी सरकार EBC वर्ग को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना चाहती है कि आप जॉब करने के पीछे मत पड़ो, आप जॉब क्रिएट करो, आप खुद नौकरी ना करके लोगों को नौकरियां दो। इसके लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है और ये करना चाहिए, हर किसी को इसके बारे में सोचना चाहिए। नौकरी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को नौकरी दो, इससे बढ़ की चीज क्या हो सकती है। अब आइए, गरीब परिवारों के छात्रों को KG से PG तक का मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इस योजना में क्या है कि सभी गरीब परिवारों के, जो भी गरीब परिवार के बच्चे हैं, चाहे वो KG में पढ़ते हो, तो KG से लेके PG तक के बच्चों को, ठीक है, पूरी तरह मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब है कोई ट्यूशन फीस नहीं, याद रखिएगा, कोई एडमिशन फीस नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी भी मुफ्त, कॉलेज और यूनिवर्सिटी फीस भी सरकार ही देगी। तो बहुत बढ़िया है, सब कुछ सब सरकारी संभालिए। तो भाई आपको अपने बच्चों को करना क्या है, पढ़ाओ, जम के खूब पढ़ाओ। बिहार की वर्तमान स्थिति, बिहार की साक्षरता दर अभी कितनी है, लगभग 71%। राष्ट्रीय जो राष्ट्र नेशनल औसत जो है एवरेज है उससे कम है। स्कूल ड्रॉप आउट दर जो है वो 20 से 25% है। उच्च शिक्षा में भागीदारी होगा और वो केवल कितना है, 15%। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वायदा क्या है, स्कूलों में मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा।
वर्तमान में सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिड डे मील दोपहर का भोजन मिलता है, जो केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना है। अब एनडीए ने वायदा किया है हर सरकारी स्कूल में अब बच्चों को सुबह का पौष्टिक नाश्ता ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, ताकि वे स्कूल खाली पेट न आए और दिन भर ऊर्जावान रहे। यानी अब हर बच्चे को सुबह पौष्टिक नाश्ता 8 बजे से 9 बजे के बीच मिलेगा, दोपहर मिड डे मील मिलेगा 12 बजे से 1 बजे तक, और दोनों फ्री और पोषक रूप में दिए जाएंगे। बिहार की स्थिति और असर क्या है? बिहार में 2025 तक 1.38 करोड़ बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इनमें से लगभग 65% बच्चे गरीब परिवार से हैं। ठीक है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुपोषण दर जो है वो 40% से अधिक है। तो इसलिए गवर्नमेंट इन चीजों पर भी फोकस करती है, ताकि हर कोई गरीबी से बाहर निकल के आगे बढ़े और बच्चे हिष्ट पुष्ट हो, थोड़ा पढ़ाई में मन लगे। नेक्स्ट है 50 लाख नए पक्के मकान, मुफ्त राशन और 125 यूनिट बिजली मुफ्त और सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ये है एनडीए का नेक्स्ट वायदा। इसमें क्या है? 50 लाख नए पक्के मकान, हाउसिंग फॉर ऑल बिहार मिशन। योजना क्या है? बिहार में हर बेघर और कच्चे मकान वाले परिवार को पक्का घर दिया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, और राज्य सरकार की मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना दोनों के संयोजन से पूरी की जाएगी। मुफ्त राशन, फ्री राशन स्कीम, ठीक है। यह योजना क्या है? गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज, याद रखिएगा 5 किलो अनाज, उसमें गेहूं और चावल मिक्स होगा। ये नहीं है कि 5 किलो गेहूं ही दिया जाएगा, हो सकता है, लेकिन 5 किलो में गेहूं और चावल दोनों मिक्स होगा। इसके बाद 1 किलो दाल, 1 लीटर तेल, नमक और चीनी, ठीक है, जो कि ऑप्शनल होगा, मुफ्त में दिया जाएगा। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA और राज्य की अतिरिक्त राशन सहायता योजना के तहत संचालित होगी, जो कि अब इसके ऊपर भी ये लोग काम करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट है, इसी में आगे है, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री। योजना क्या है? हर गरीब और मध्य वर्गीय परिवार को प्रति माह 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। यह योजना हर घर बिजली अब फ्री लाइट के विजन पर आधारित है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है? वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और असहाय व्यक्तियों को 1000 से 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन सहायता दी जाएगी। यह योजना मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का संयुक्त रूप है। तो यह भी अच्छी चीज है। नेक्स्ट है 5000 करोड़ से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प करेंगे। 5000 करोड़ रुपए से जिले के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प जो है ये लोग करेंगे। योजना क्या है? व्हाट इज द स्कीम? इस योजना के तहत बिहार सरकार हर जिले के प्रमुख 50 स्कूलों, टॉप परफॉर्मिंग एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स का कायाकल्प ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी कि हर जिले के स्कूलों को डिजिटल, आधुनिक और उत्कृष्ट मॉडल स्कूल में बदला जाएगा। कुल स्कूलों की संख्या लगभग 50 है और 38 जिले हैं। टोटल 1900 स्कूल का नवीनीकरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार में लगभग 72,000 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से केवल 10 से 15% के पास स्मार्ट क्लास या कंप्यूटर लैब है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में बिहार का स्थान मात्र 27वां है। इस योजना से जो लक्ष्य है, हर जिले में कम से कम 50 मॉडल स्कूल बनाए जाए, ताकि आसपास के स्कूल उनसे प्रेरणा लेकर सुधार करें। ये भी टारगेट है अगले मतलब इस गवर्नमेंट बनने के बाद ये शुरू हो सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं 7 एक्सप्रेसवे व 3600 किलोमीटर रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण करना अगला एनडीए का टारगेट है। एनडीए ने वादा किया है कि बिहार में अगले 5 वर्षों में 7 नए एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे, जो राज्य को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक जोड़ेंगे। अब क्या क्या है 7 प्रमुख एक्सप्रेसवे में, आप देखिए, लंबाई, सारा चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्लेन, पूरी चीजें डिटेल में आपको मैं समझा दे रहा हूं। अब देखिए मार्ग और लंबाई क्या क्या है। पटना मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एक्सप्रेस, याद रखिएगा, पटना मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एक्सप्रेसवे जो होगा 180 किलोमीटर की लंबाई होगी। राजधानी से उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी, ठीक है।
इसके बाद बक्सर पटना बख्तियारपुर भागलपुर एक्सप्रेसवे 390 किलोमीटर लंबाई होगी। गंगा पार कर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बनाना। गया नवादा जमुई भागलपुर एक्सप्रेसवे जो 320 किलोमीटर की लंबाई होगी। दक्षिण बिहार का औद्योगिक गलियारा। इसके बाद सासाराम आरा पटना रैपिड एक्सप्रेसवे 210 किलोमीटर का होगा। इसका टारगेट है औद्योगिक क्षेत्र से राजधानी को जोड़ना। सिवान छपरा हाजीपुर दरभंगा एक्सप्रेसवे 350 किलोमीटर का ये रोड होगा। ठीक है, उत्तर बिहार में तेज कनेक्टिविटी। और पूर्णिया कटिहार अररिया और फोर्ब्सगंज एक्सप्रेसवे 270 किलोमीटर लंबाई होगी जो सीमांचल विकास कॉरिडोर को जोड़ेगी। और बिहार झारखंड बाउंड्री से गया पटना दरभंगा तक 400 किलोमीटर राज्य के केंद्र से राष्ट्रीय नेटवर्क तक जोड़ना। ये इनका अगले 5 वर्षों में इनका टारगेट है, इसको किया जाएगा। यानी कि कुल लंबाई 2000 किलोमीटर और टोटल 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं। इसके बाद 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण भी होगा, इसमें रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। अब समझना यह है गाइज, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं कई बार अपनी गाड़ी से बिहार जा चुका हूं। बिहार के आप जिस भी एरिया में चले जाओ, फिलहाल की बात बता रहा हूं और आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूं, बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मुझे अपने गांव से अपने शहर जाने में पहले आधे घंटे कम से कम लगते थे। ठीक है, आज के डेट में उसी एक्सप्रेसवे पर उसी गांव से उसी शहर जाने में अगर कोई बाइक से जाता है तो मैक्सिमम 10 मिनट, और अगर बस से जाता है तो 15 से 17 मिनट। ये मतलब हर जगह रोड एकदम बहुत बढ़िया बने हुए हैं। एनडीए इन चीज़ों पे तो बहुत अच्छे तरीके से काम की है और मुझे लगता है कि जो इन्होंने वायदे किए हैं ये लोग पूरा करेंगे, क्योंकि करेंगे तभी रहेंगे, नहीं तो अगले साल फिर भागेंगे वहाँ से। सिस्टम फिलहाल के लिए ये चीज़ है, अच्छा है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व स्तरीय मेडिसिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करना इनका टारगेट है। योजना क्या है? इस योजना के 2 प्रमुख हिस्से हैं। पहला, विश्व स्तरीय मेडिसिटी। ठीक है, बिहार में एक मेडिसिटी मेगा कैंपस बनाया जाएगा, यानी ऐसा मेडिकल शहर जहां हॉस्पिटल, रिसर्च सेंटर, फार्मा यूनिट और मेडिकल यूनिवर्सिटी सब साथ हो। संभावित स्थान जो होगा वो पटना या गया हो सकता है, क्योंकि दोनों जगह एयरपोर्ट और बेहतरीन कनेक्टिविटी है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज। बिहार के सभी 38 जिलों में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य है। वर्तमान में लगभग 23 मेडिकल कॉलेज हैं, यानी अगले 5 सालों में 15 नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जाएंगे। ये टारगेट है एनडीए का। इसके बाद एक है मां जानकी जन्मस्थली का विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी। ठीक है, सीतापुरम के रूप में विकास होगा। योजना क्या है? यह योजना जनकपुर नेपाल से लेकर सीतामढ़ी बिहार तक के पूरे धार्मिक क्षेत्र को एक स्पिरिचुअल सर्किट के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखती है। इस परियोजना के तहत बिहार के सीतामढ़ी जिले में मां जानकी की जन्मस्थली को सीतापुरम नामक विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, प्रमुख मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना, सीता माता से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जीवन, स्थानीय रोजगार और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, नेपाल भारत धार्मिक कनेक्शन को सशक्त करना। ये टारगेट है। इसके बाद नेक्स्ट है पटना, दरभंगा, पूर्णिया एवं भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और 4 नए शहरों में मेट्रो। योजना क्या है? इस योजना का लक्ष्य है बिहार के 4 प्रमुख शहरों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ना, राज्य के 4 अन्य प्रमुख शहरी केंद्रों में मेट्रो रेल नेटवर्क को विकसित करना। इससे बिहार का कनेक्शन राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ जाएगा। बिहार अर्बन डेवलपमेंट विजन 2035 में यह योजना बिहार के स्मार्ट बिहार मिशन का हिस्सा है, जिसमें लक्ष्य है हर प्रमंडल मुख्यालय को एयर प्लस रेल प्लस मेट्रो से जोड़ना। अनुमानित प्रभाव क्या है? राज्य की जीएसडीपी में 4% की अतिरिक्त वृद्धि, शहरी जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर, बिहार का एज ऑफ लिविंग इंडेक्स टॉप 10 में शामिल हो सकता है। इन चीजों से ये भी अभी, हालांकि इन चीजों में बहुत टाइम लगने वाला है। एंड थैंक यू। जो चीज भी मैंने आपको अभी बताया सारे एनडीए के संकल्प पत्र हैं, उनके घोषणा पत्र हैं।
मैनिफेस्टो है, जो कहना है कह लीजिए। अब आपको नज़र रखना है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पे काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके ऊपर आवाज़ आप कभी भी उठा सकते हो। गवर्नमेंट बनते ही देखो इन सारी चीज़ों पे कोई बात नहीं कर रहा, कौन जीता कौन हारा, कैसे हुआ क्या हुआ, किसने किसके लिए क्या कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि बिहार की जनता ने जिस सरकार को चुनी है, जिस लिए चुनी है, और जो अपना घोषणा इन्होंने किया है उस पर ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये चीज़ें सही सलामत तरीके से हो जाता है तो बिहार का ये सबसे स्वर्णिम समय कहा जाएगा और बिहार का स्वर्णिम युग की एक नई शुरुआत, नया बिहार हमें एक देखने को मिलेगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा बिहार से जुड़ी हर खबरें आप तक पहुंचाऊं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। बिहार का हर जगह, चाहे वो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड हो, हर जगह की आपकी चीज़ें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा बिहार से भी। ठीक है, फिलहाल थैंक यू। अब इसमें मैंने कुछ लिखा है कि बिहार की ये धरती हमेशा से कर्मभूमि रही है, जहां जनक की करुणा, बुद्ध की शांति और गांधी की प्रेरणा आज भी बहती है। अब वक्त है एक नए बिहार का, जहां हर युवा को मौका मिले, हर मां को सम्मान और हर किसान को हक, हर परिवार को अपने सपनों का घर। एनडीए का ये घोषणा पत्र सिर्फ वादों का कागज नहीं, ये विकसित बिहार का संकल्प है। और ये संकल्प अब हर दिल की आवाज बन चुका है, तभी तो एनडीए ने 202 सीटें हासिल की हैं 243 में। आई होप आपको मेरा ये पूरा का पूरा उनके घोषणा पत्र को अच्छे से एनालाइज करके आपको समझाना पसंद आया, नहीं आया, जो भी है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा भी मन थोड़ा सा उत्साहित होगा इन चीज़ों के लिए कि नहीं मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ताकि इसी तरीके का वीडियो आपको हमेशा देते रहूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।